ठीक है टाइम, है ना। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा टॉपिक है, आई थिंक हमने कल जो डिस्कस किया था, वो जो डिस्कशन था हमारा, एक सेकेंड, हमारा कल जो डिस्कशन था, लास्ट टॉपिक क्या था? एफ का वर्क इक्वलिटी ऑफ सेट था, आई थिंक इक्वलिटी ऑफ सेट। इक्वालिटी ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट्स। हाँ हमने हाँ, क्वेश्चन दिया था मैंने, तो वो आपने लोगों ने कर लिया है। क्या था उसका रिजल्ट? इक्विवेलेंट आ रहा था। इक्विवेलेंट आ रहा था, बिल्कुल। उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना डियर। थर्ड ऑप्शन उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो वो आप देख लेना आप लोग जी। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिमल कवर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें गेट का क्वेश्चन आया हुआ है 2 से 3 बार। रिसेंटली अगर मैं बात करूं, पिछले 5 साल में इसमें क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, लास्ट 5 ईयर में। तो मिनिमल कवर होता क्या है? मिनिमल का मतलब है, अगर मैं बात करूं मिनिमल, मिनिमल का मतलब है कि इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल फॉर्म वो होती है जिसको फर्दर रिड्यूस ना करा जा सके, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट दिया होगा और उसके अंदर आपको ये बताना है कि कम से कम, मतलब इसका मिनिमल से मिनिमल कवर यही है, इससे ज़्यादा नहीं है। यू कैन से, अगर मैं बात करूं ए डिराइव बी, तो इसके अंदर मिनिमम से मिनिमम आप कवर करोगे। तो कवर करने का मेथड होता है वो क्या है कि 3 केस बनते हैं इसके। या तो लेफ्ट हैंड साइड में एट्रीब्यूट्स को रिड्यूस करना, सेकंड केस है इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं तो उसको रिड्यूस करना, और थर्ड केस है कि कोई ना कोई कंप्लीट फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दी होगी क्वेश्चन में, आपको नंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होगी, तो कंप्लीट फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना भी कई बार होता है कि कोई एक सिंगल फंक्शनल डिपेंडेंसी भी आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास 3 केस बनेंगे रिड्यूसेबल के, मतलब रिडंडेंट, जो डाटा हमारा रिडंडेंट है, या यू कैन से फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी रिडंडेंट है, या एट्रीब्यूट हमारे रिडंडेंट है, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसको रिड्यूस करने के बाद आपके रिजल्ट पे इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ द मिनिमल कवर। लेट अस से, मान के चलो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनिमल, आपके पास 4 या 5 फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है, और जब आप मेथड लगाते हो, मेथड लगाने के बाद आपको पता चला कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स थे, तो उसको हटाने के बाद आपका जो रिजल्ट था बिफोर कन्वर्जन और आफ्टर कन्वर्जन, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, मीनिंग चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट जो एक्स्ट्रा थे उसको हम रिमूव कर देंगे। एक्स्ट्रा का मतलब रिडंडेंट, जो बार बार यूज हो रहे थे उसका कोई यूज नहीं था, वो रहने से हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी ज़्यादा हो रही थी, टाइम ज़्यादा लग रहा था सर्च करने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देंगे और जो हमारी एसेंशियल चीज़ें हैं उन्हीं को रखेंगे, सिर्फ एसेंशियल को रखेंगे और एडिशनल को रिड्यूस कर देंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द मिनिमल, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि होता है ना, आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को सोल्व करते थे, आपके पास एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता था और फाइनली ये कहते थे कि इसको प्रूव करके आपकी वैल्यू आनी चाहिए π/2, तो π/4, मतलब समथिंग लाइक दैट, कोई ना कोई एक वैल्यू दे देता था, वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन को आप सोल्व करते 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 लास्ट में कहाँ पहुंच जाते थे, 1 की तरफ। तो वो क्या हुआ, 1 को फर्दर आप रिड्यूस नहीं कर पाते थे। सेम ईयर यहाँ पर भी मिनिमल कवर का मतलब है कि आपके पास काफी सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर हमेशा रिडंडेंट की जरूरत होगी,
क्या पता कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन ही ऐसा दे देगा जो मिनिमल होगा, उसको फर्दर आप रिड्यूस कर ही नहीं सकते, एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो आपको मेथड अप्लाई करना है, अभी मैं मेथड समझाऊंगा। मेथड अप्लाई करना है, मेथड अप्लाई करने के बाद फाइनली आपको पता चलेगा कि वो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है एक्स्ट्रा एलिमेंट तो वो पहले से रिड्यूसेबल है तो उसको रिमूव करने के बाद रिजल्ट क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके 3 केसेस बनते हैं। पहला कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल ए बी सी डिराइव डी। तो ए बी सी हमारे इनके अंदर कोई ना कोई एट्रीब्यूट क्या पता एक्स्ट्रा हो। जब मोर देन वन एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसमें से कोई ना कोई एट्रीब्यूट को हम हटा सकते हैं। हटाने का क्या प्रोसीजर होगा अभी मैं बताऊंगा। सेम ईयर दूसरा केस बनता है आपका इसके अंदर, मान के चलो ए डिराइव बी सी डी। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में बी सी डी 3 एट्रीब्यूट आए हुए हैं, इनमें से कोई ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है तो उसको भी रिड्यूस हम कर सकते हैं। और तीसरा केस बनता है कि कई बार आपको 4 या 5 फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होती है और मान के चलो 5 फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है और आप देखते हो कि 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी है जो कि ऑलरेडी 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर यूज हो रखी है। तो हम इन 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर देंगे और फाइनल 5 के बाद कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी रह जाएगी हमारे पास, 3 रह जाएगी, क्योंकि ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा थी, रिडंडेंट थी, बार बार एग्जिस्टिंग 3 के अंदर यूज हो रही थी। ठीक है, तो ये 3 केस हम अप्लाई करेंगे मिनिमल कवर के लिए। तो पहला मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, प्रोसीजर क्या होगा अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। प्रोसीजर टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनिमल कवर। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है, एग्जांपल नहीं पहले हम प्रोसीजर ही लिख देते हैं। पुट द एफडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट हैंड साइड में हम कन्वर्ट कर देंगे। वेरी फर्स्ट स्टेप है पुट द FD in स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है राइट हैंड साइड में हम इसको ब्रेक कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल A टेंड्स टू BC दे रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, इसको मैं लिख सकता हूँ A डिराइव B और A डिराइव C। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है हमारा जहां पर हम लिखते हैं रिमूव रिडंडेंट एफडी। रिमूव रिडंडेंट एफडी, इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। रिमूव रिडंडेंट एफडी, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C एंड A टेंड्स टू C। तो ये कहता है कि इसको आपको पहले से ही पता है A टेंड्स टू B है और B टेंड्स टू C है, तो A टेंड्स टू C की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A का जब मैं क्लोजर निकालूंगा, A के क्लोजर में A भी आएगा, B भी आएगा और C भी आएगा। तो कहने का मतलब है A से B भी निकल रहा है, A से C भी निकल रहा है। अगर क्लोजर के अंदर C आया हुआ है, यही तो हम कहते थे मेंबरशिप टेस्ट के अंदर, क्या करते थे हम, यही चीज तो चेक करते थे। मेंबर किसी का है या नहीं है वो कैसे पता चलता था? हम इसका क्लोजर निकाल देंगे, ए का क्लोजर विदाउट दिस, मैंने इसको छुपा दिया, इसको आप हाइड कर दो, और इसके अलावा ए के क्लोजर निकालो। ए के क्लोजर में अगर सी आया हुआ है, मतलब इसका राइट हैंड साइड पार्ट आया हुआ है, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, बात समझ में आ रही है? विदाउट ए टेंड्स टू सी you can find out the A closure without A tends to C. ठीक है, then A closure should contain right hand side part. तो why we need और why we require A tends to C? ठीक है, तो A tends to C को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये अभी स्टेप बताऊंगा मैं आगे, हम क्वेश्चन को करेंगे जब। इसको बोलते हैं रिमूव रिडंडेंट एफडी। ये रिडंडेंट थी, इसको हमने रिमूव कर दिया, दैट इज द सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप होता है आपका मिनिमाइज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच एफडी। मिनिमाइज
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच एफडी। मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कि मान के चलो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है ए बी टेंड्स टू सी। ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें हर एक एफडी को देखना है। अगर मोर देन वन एट्रीब्यूट है लेफ्ट हैंड साइड में तो थर्ड स्टेप अप्लाई होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप कब अप्लाई होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड में मोर देन वन एट्रीब्यूट है, तभी हम लेफ्ट हैंड साइड में ये थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज थर्ड स्टेप अप्लाई नहीं करेंगे। फर्स्ट और थर्ड तभी अप्लाई होगा। फर्स्ट होगा राइट हैंड साइड में मोर देन वन एट्रीब्यूट है तो फर्स्ट होगा। थर्ड कब होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड में मोर देन वन एट्रीब्यूट है किसी एफडी के, तब थर्ड स्टेप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ए बी टेंड्स टू सी है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या हम ए को डिलीट कर सकते हैं। ए कैन बी डिलीटेड। ए डिलीट हो सकता है कब? व्हेन बी के क्लोजर में अगर ए आ जाए, बी क्लोजर कंटेन्स ए। सिंपल सी बात है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में मोर देन वन एट्रीब्यूट आए हुए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में दो एट्रीब्यूट आए हुए हैं ए एंड बी, दोनों में से कोई ना कोई एट्रीब्यूट डिलीट हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि डिलीट होगा ही होगा। वो कब होगा डिलीट? अगर ए को डिलीट करना है वो कब डिलीट होगा? जब बी के क्लोजर में ए आया हुआ है तो आप ए को डिलीट कर सकते हो। और बी कब डिलीट होगा? बी कैन बी डिलीटेड, बी कैन बी डिलीटेड व्हेन ए प्लस कंटेन्स क्या? बी। अगर ए के क्लोजर में बी आया हुआ है, भाई ए के क्लोजर में अगर बी आया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ए से बी जनरेट हो रहा है, तो यू कैन डिलीट इट सिंपली बी। और बी के क्लोजर में ए आया हुआ है तो यू कैन डिलीट इट ए। इन दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, दोनों ट्रू नहीं होगी। ये मे भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर दोनों भी तो हो सकते हैं। नहीं हो सकते, कोई ना कोई एक होगा। दोनों को डिलीट नहीं करेंगे हम, 5 टेंड्स टू सी नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द सिंपली 3 स्टेप्स टू फाइंड आउट द मिनिमल कवर। ये समझ में आया आप लोगों को? इतना अभी बेसिक समझ में आया? अभी एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलो, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ और एक एग्जाम्पल आप खुद से करना, बहुत इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें सारी पॉसिबिलिटी होगी, सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो कवर करेगा। तो क्वेश्चन है ए टेंड्स टू सी, ए टेंड्स टू सी, ए सी टेंड्स टू डी, ई टेंड्स टू ए डी and E tends to H। तो ये है आपका क्वेश्चन और इसके अंदर आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द मिनिमल सेट ऑफ एफडी फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये एफडी सेट दिया हुआ है, इसके अंदर मिनिमल कवर आपको निकालना है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या था बता सकता है कोई? राइट हैंड साइड में हम चेक करेंगे मोर देन वन एट्रीब्यूट कहीं पर भी है तो उसमें हम सिंपली क्या करेंगे? उसको ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो ए टेंड्स टू सी, देन ए सी टेंड्स टू डी। राइट हैंड साइड में देखना है, यहाँ पर है ना, इसको ब्रेक कर देंगे। ई टेंड्स टू ए, ई टेंड्स टू डी, ई टेंड्स टू एच। ठीक है जी, सिंपली हमने क्या किया? स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने राइट हैंड साइड में इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। अगर मान के चलो राइट हैंड साइड में कहीं पर भी डबल एट्रीब्यूट नहीं है तो ये स्किप कर देंगे। ठीक है, अब है स्टेप नंबर 2, ये है मेन पार्ट। स्टेप नंबर 2 ही मेन पार्ट है, यहीं पर गड़बड़ होती है। अब देखो स्टेप नंबर 2 में क्या करेगा, इसको नंबर कर देता हूं मैं। नंबर 1, नंबर 2, एफडी का नंबर कर रहा हूं मैं, नंबर 3 और नंबर 4 एंड नंबर 5। देखिए
स्टेप नंबर 2 का मतलब क्या है, रिडंडेंट एफडी को हमें रिमूव करना है। सबसे पहले तो पता तो चले रिडंडेंट कौन सी है, तभी तो हम रिमूव कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा तो कैसे रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कौन सी एफडी रिडंडेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे वन बाय वन। ये प्लीज ध्यान रखना, आपको जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो ही ध्यान में रखना है। वन बाय वन एक एक एफडी को हम पिक करेंगे और फाइंड आउट करते जाएंगे। तो यहाँ पर A टेंड्स टू C, जो वेरी फर्स्ट एफडी है उसको हमने पिक किया, तो हमें चेक करना है कि ये रिडंडेंट है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, A टेंड्स टू C, दैट इज द वेरी फर्स्ट एफडी, ये हमें चेक करना है कि ये रिडंडेंट है या नहीं है। तो कैसे चेक होगा, अभी मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है। तो ए का क्लोजर निकालेंगे विदाउट दिस, मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, विदाउट एफडी नंबर 1 वी कैन फाइंड आउट द ए क्लोजर। ए क्लोजर मैं निकालूंगा, ठीक है, और 1 को यूज नहीं करना है, 2 3 4 5 विद द हेल्प ऑफ 2 3 4 5 मैं एक क्लोजर फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पर जिसका भी क्लोजर निकालते हैं तो पहले वो आता है, उसके बाद ए के लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए आया हुआ है, 1 को नहीं देखना है, सेकंड थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ में। तो ए क्लोजर में कहीं पर भी कुछ नहीं आया हुआ, तो ए का क्लोजर क्या आ गया डियर, ए आ गया है। तो इसका मतलब है ए डिराइव सी, नहीं हो रहा, ए के क्लोजर में सी आया हुआ है, नहीं आया, तो कहने का मतलब है ये मैंडेटरी है। इसको मैंने टिक कर दिया। टिक करने का मतलब क्या है, ये मैंडेटरी है, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, रिडंडेंट नहीं है ये। रिडंडेंट कब होता, जब विदाउट इसके ए के क्लोजर में सी आ जाता है, तो मैं इसको कह देता रिडंडेंट है। किसकी जरूरत नहीं है, ए के क्लोजर में सी ऑलरेडी किसी और के थ्रू आ रहा है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो मगर यहाँ पर ए के क्लोजर में सी नहीं आया, राइट हैंड साइड वाला पार्ट नहीं आया, दैट्स व्हाई ए टेंड्स टू सी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द एसेंशियल एफडी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड को यूज करेंगे, ए सी टेंड्स टू डी, दैट इज द सेकंड इक्वेशन, सेकंड एफडी। विदाउट दिस लेफ्ट हैंड साइड वाले का क्लोजर निकालेंगे हम, विदाउट दिस तो कौन कौन सी है हमारी, 1 3 4 एंड 5। तो 1 फर्स्ट नंबर एफडी, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर। तो यहाँ पर देखिए एसी का क्लोजर में ए आएगा और सी आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में देखूं तो ए और सी आया हुआ है, थर्ड में कहीं पर भी नहीं आया हुआ, तो ए सी के क्लोजर में ए सी ही आएगा। कहने का मतलब है इसके अलावा अगर सेकंड को यूज नहीं कर रहे तो डी नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एसेंशियल हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा रिक्वायर्ड है। फिर हम देखेंगे थर्ड, ई टेंड्स टू ए, दैट इज द थर्ड एफडी। तो हम कौन कौन सी एफडी को यूज करेंगे, 1 2 4 5। किसका क्लोजर निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले का, ई का क्लोजर निकाला विदाउट दिस, थर्ड। तो ई के क्लोजर में क्या आया हुआ है डियर, ई आ गया, डी आ गया और एच आ गया, ठीक है। मगर आना क्या चाहिए, ए आना चाहिए, ए तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये भी हमारा एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ई टेंड्स टू डी, दैट इज द फोर्थ नंबर एफडी। तो 1 2 3 एंड 5 को यूज करेंगे, ई के क्लोजर को निकालेंगे, क्या क्या आ गया, ई आ गया, ई के साथ डी नहीं आएगा, एच आएगा, ए आएगा और एच आएगा। अब ए आ गया तो ए से क्या आ जाएगा, ए आ गया, ये क्रॉस में हटा देता हूं, ए से क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि 1 तो यूज कर सकते हैं ना हम, ए इसके अंदर आ चुका है तो ए से सी आ जाएगा, ए सी आ गया तो ए और सी आ गया तो डी आ जाएगा। क्या ई के क्लोजर में राइट हैंड साइड पार्ट आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। विदाउट 4 ई के क्लोजर में 1 2 3 5 को यूज किया तो ई के क्लोजर में हमारा क्या मिल गया, डी मिल गया, तो दैट इज द रिडंडेंट एफडी। ये हमारी एक्स्ट्रा है तो इसको हमें रिमूव करना होगा,
ये बात समझ में आई है आप लोगों को? जैसे ही हमें पता चल जाए उसको रिड्यूस कर दो साथ साथ ही। ये ध्यान रखना, जैसे ही आपको पता चल गया कि ये एफडी आपकी रिडंडेंट है, उसी को तुरंत रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करने का मतलब है अब आगे से हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी ई डिराइव एच, ये है 5th नंबर एफडी। तो विदाउट 5th 1 2 और 3 रह गई है हमारे पास। 4 तो हम रिड्यूस कर चुके हैं, तो ई के क्लोजर में यहां पर क्या आ जाएगा, ई के क्लोजर को फाइंड आउट करेंगे हम। तो ई की हेल्प से ए आ जाएगा, ए की हेल्प से सी आ गया, ए सी की हेल्प से डी आ गया। मगर एच आया या नहीं आया? नहीं आया, तो ये एसेंशियल हो जाएगा। ठीक है जी, इतना समझ में आया आप लोगों को स्टेप नंबर 2? Yes, sir. यस सर। गुड। सो इतना हमें क्लियर है, तो कुछ भी नहीं रहा है। स्टेप नंबर 3 फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी यूज हो रहे हैं यहाँ पर। मेरे सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 पे जब हम आएंगे, आफ्टर रिड्यूसिंग दिस, तो हमारे पास आ जाएगा A टेंड्स टू C, AC टेंड्स टू D, E टेंड्स टू A, E टेंड्स टू H। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जा रहे हैं स्टेप नंबर 3 पर। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हम चेक करेंगे कि क्लोजर निकालेंगे। क्लोजर निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि ये रिड्यूसेबल है या नहीं है। जैसे कि राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हमें चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड में मोर देन वन एट्रीब्यूट कहीं आए हुए हैं, इसमें आए हुए, तो इसको चेक करेंगे हम। इसमें ए डिलीट हो सकता है या सी डिलीट हो सकता है, मतलब दोनों भी रह सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे हम, इसको पिक करेंगे। पिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ए का क्लोजर निकालेंगे। ए का क्लोजर निकाला विदाउट दिस, ये ध्यान रखना, इसको नहीं यूज करना है। तो ए के क्लोजर में क्या आ गया, ए तो आएगा ही आएगा, और ए के क्लोजर में क्या आ गया डियर, सी आ गया। इसी तरह से सी का क्लोजर निकालेंगे, तो सी के क्लोजर में क्या आ गया, सिर्फ सी आया। सी के क्लोजर में क्या आया है, सी। ए के क्लोजर में क्या आ गया, ए एंड सी। तो याद करो, मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया था, जब लेफ्ट हैंड साइड में मोर देन वन एट्रीब्यूट हो तो हम दोनों का क्लोजर निकालेंगे। अगर एक के क्लोजर में दूसरा आ गया तो उसको रिमूव कर देंगे, दूसरे वाले को। तो ए के क्लोजर में क्या आ गया है, सी आ गया है। तो सी हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। सी के क्लोजर में सी है सिर्फ, ए तो नहीं आया। ठीक है। तो आफ्टर दिस हमारे पास क्या रह जाएगा, अगर हम देखें तो हमारे पास फाइनली, मैं इसको ब्लॉक में डाल रहा हूं जो कि आपको अलग से दिख जाए, पेन भी चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो यहां पर ए डिराइव सी तो था ही, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या रह गया, सी डिलीट हो चुका है, तो ए डिराइव डी रह गया यहाँ पर, ये सी डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो ए डिराइव डी रह गया। उसके बाद है ई टेंड्स टू ए एंड ई टेंड्स टू एच। ठीक है। दिस इज द फाइनल मिनिमल कवर, दिस इज द फाइनल मिनिमल कवर। बता देंगे प्लीज। क्या कह रहे हो मानिक? सर स्टेप 3 को एक बार नए पेज पे फिर से बता देंगे प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल यार, प्लीज करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो ऑर्डर करो। ये देखो, देखो स्टेप नंबर 3 दोबारा से एक बार बोल लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टेप नंबर 3 क्या कहता था, ए डिराइव सी, ये स्टेप नंबर 2 से आ रही है एफ डी। ए सी डिराइव डी, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो याद हो जाती है ये मेरे को। ई डिराइव डी तो हमने डिलीट कर दिया था, ई डिराइव ए था और ई डिराइव एस था। ठीक है, ये बच गई थी। एक बार चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो ये हमारे पास थी, ठीक है। तो इसको हमने देखा, अच्छा ये चली गई, नहीं आ गई, 2 बार क्लिक हो गया। देखो तो यहाँ पर ए डिराइव सी है, ए सी डिराइव डी है, ई डिराइव ए है और ई डिराइव एच है।
तो ध्यान रखना स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, राइट हैंड साइड में आपको चेक करना है, राइट हैंड साइड में आपको चेक करना है। मोर देन वन एट्रीब्यूट अगर है तो वो ही केस ऐसा है जो स्टेप नंबर 3 में रिड्यूस हो सकता है, सिंपल सी बात। ठीक है जी, तो इसको हमने पिक किया AC डिराइव D। ठीक है जी, इसको पिक करने के बाद इसको नहीं देखना है। अब आपको क्या देखना है, लेफ्ट सॉरी RHS लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ LHS आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखना है आपको। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मोर देन वन एट्रीब्यूट है तो उसको हमने पिक किया। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, A का क्लोजर निकालेंगे और C का क्लोजर निकालेंगे। ये क्या कहता है, इसके अंदर A और C में से ही डिलीट हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। मिनिमल का मतलब है मिनिमम कवर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A के क्लोजर को निकालेंगे और C के क्लोजर को निकालेंगे। अगर A के क्लोजर में C आ जाता है तो C एक्स्ट्रा हो गया, C के क्लोजर में A आ जाता है, भाई A के क्लोजर में वो दूसरा आ गया तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, इस FD को यूज नहीं करता और A के क्लोजर में C आया हुआ है तो C की रिक्वायरमेंट क्या है, या C के क्लोजर में A आया हुआ है तो A की रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम हटा सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बता रहा है, A के क्लोजर को फाइंड आउट करेंगे विदाउट दिस FD। तो A के क्लोजर में हमने देखा विद दिस FD A आ गया और C आ गया। ठीक है, C के क्लोजर में कोई और वैल्यू नहीं आ रही तो C के क्लोजर में सिर्फ और सिर्फ C रह जाएगा। तो हमने देखा A के क्लोजर में C आ चुका है तो देयर इज नो नीड टू स्टे C here, तो वी कैन रिमूव इट एट दैट पोजीशन। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, इसको हटाने के बाद A टेंड्स टू D ईयर्स। ये समझ में आया मानिक? सर अगर दोनों में ही ना आता, Yes, sir. मतलब A में भी A ही आता और C में भी सिर्फ C हाँ आता। बिल्कुल बिल्कुल सुमन, ये मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि इसके अंदर कंटेन होगा ही होगा। अगर नहीं है तो वो एज इट इज रहेंगे दोनों के दोनों। अगर दोनों में मान के चलो A प्लस में सिर्फ A रहता, C नहीं आता, तो C यहाँ पर ही रहता एज इट इज, उसको नहीं हटाते हैं, क्योंकि हम कोई ऐसा चीज नहीं करेंगे जिससे मीनिंग चेंज हो जाए। अगर क्लोजर में दूसरा पार्ट आया हुआ है तो ही वो एक्स्ट्रा होगा, विदाउट दिस। ठीक है, मतलब उस FD को यूज ना करते हुए दूसरी FD को यूज करेंगे और क्लोजर में आया हुआ है तो ही हम उसको रिमूव करेंगे। सर ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि दोनों एक दूसरे के कवर में आ जाए क्लोजर नहीं में? नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये भी मैंने पॉइंट बताया था कि ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि A प्लस में C आ जाए और C प्लस में A आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, 5 कभी नहीं होगा। ओके सर। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मान के चलो लेफ्ट हैंड साइड में 3 एट्रीब्यूट दे रखे हैं, A प्लस निकालोगे आप, B प्लस निकालोगे, C प्लस निकालोगे। ऐसा तो हो सकता है कि A के अंदर A आ गया, B आ गया, ठीक है, और सॉरी A के अंदर A B C आ गया, B के अंदर B आ गया और C के अंदर ओनली C आ गया। तो यहाँ पर A में B और C दोनों आ गए तो हम B और C दोनों को हटा देंगे, ये हो सकता है 3 एट्रीब्यूट अगर है तो। ठीक है, यस सर। चलो अब मैं एक पॉइंट और समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पर रिड्यूस करने के बाद A टेंड्स टू C, A टेंड्स टू D, E टेंड्स टू A, E टेंड्स टू H, ये तो है मिनिमल कवर। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है मिनिमल कवर क्या है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका। अगर मान के चलो इसमें पूछता कैनोनिकल कवर क्या है, तो इसी को कैनोनिकल कवर में चेंज करेंगे हम। वो क्या होगा, कैनोनिकल कवर क्या कहता है कि इसको हम मर्ज करके लिखेंगे, मतलब उसको कंप्रेस वे में लिखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ A है, तो इसको मैं मर्ज कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं कंपोज कर सकता हूँ। A टेंड्स टू क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा, और यहाँ पर अगला है EE, दोनों में कॉमन है तो लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रखेंगे हम और इसको मर्ज कर देंगे। ये मैंने आपको बताया भी था
एक होता है स्प्लिट ऑपरेशन और एक होता है मर्ज ऑपरेशन। तो मर्ज करके लिखेंगे हम। ये होता है कोनैनिकल कवर। कोनैनिकल कवर क्या होता है? यूनिक होता है। कोनैनिकल और मिनिमल में ये डिफरेंस है। मिनिमल जो है स्प्लिट करके लिखता है, कोनैनिकल जो है उसको मर्ज करके लिखता है। उसको अलग अलग नहीं बिखेरेगा, उसको कंसाइज वे में लिखेगा, मतलब उसको कंप्रेस वे में लिखेगा। मतलब यहाँ पर तो मिनिमल कवर में अगर आप एफडी देखो तो 4 है, मगर यहाँ कैनोनिकल कवर में देखो एफडी तो 2 है। ठीक है, तो बस वर्ड अलग अलग है और दोनों में अगर देखें तो मीनिंग एक ही है। मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो एक ही है, मीनिंग अलग नहीं है, मगर बस जो रिप्रेजेंटेशन है एफडीज की वो अलग अलग है। दैट्स वाई कंसेप्ट थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया इसमें। सर एक, हाँ जी, सर जैसे आपने ये एग्जांपल दिया ना ए बी सी से डी, हाँ। तो इसमें अगर ए प्लस यही रहे और बी प्लस में बी सी आ जाए तब क्या करेंगे? ए प्लस में ये रहे और बी प्लस में बी सी आ जाए, हाँ, तो आप बताओ क्या करेंगे? अब भी सर बी प्लस में तो सी आ गया है ना ऑलरेडी, तो अब सी को हटाएंगे। आप बताओ ना क्या करेंगे? सी को हटा दिया। सिर्फ सी को हटाने से देखो हमें करना क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट को ठीक हटाना है है। सर, ए भी सर आ गया, सर ए भी हटेगा, बी भी हटेगा, ठीक है। आगे ना, बस बस यस यही दिमाग लगाना है, हमें तो मिनिमम करना है। तो जो सुपर सेट है वही तो रहेगा भाई। सी बी सी ये दोनों के दोनों किसके अंदर कंटेन है? इनके अंदर कंटेन है, तो ए ही तो रहेगा सिर्फ। ठीक है, समझ में आ गया है आप लोगों को सबको? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना खुद से। अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। A टेंड्स टू B, मिनिमल कवर ही आपको निकालना है। A टेंड्स टू B, C टेंड्स टू B, D टेंड्स टू ABC, D टेंड्स टू ABC, और लास्ट है इसके अंदर AC टेंड्स टू D। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि मिनिमल कवर में कितनी एफडीज आ रही है। अगर अभी कर सकते हो तो अभी कर लो, नहीं तो बाद में कर लेना, जैसा आप ठीक समझो। सर एक अभी ट्राई कर लेते हैं वन ऑफ। ठीक है, ठीक है, कर लो कर। मैं अभी 5 मिनट आपको दे रहा हूँ।
हो गया क्या ये क्वेश्चन? तो सर फाइनल मिनिमल जो बन रहा है वो 4 एफडीज बन रही हैं और A2B, C2B, D2A और D2C। एक सेकंड, बीट, एक सेकंड, मैं आंसर मैच कर लेता हूँ। वापस बोलो। हाँ बोलो। A2B, A tends to B, C tends to B, D tends to A and D tends to C। 4 बन रही हैं। सभी का ये आंसर आ रहा है। सर AC टेंड्स टू D वाली हटी नहीं सर, शायद वो भी आ रही है। नहीं सर वो रिडंडेंट है, हट गई उसमें, क्योंकि AC के क्लोजर में D आ रहा था। सर AC टेंड्स टू D भी आ रही है। यस सर, AC टेंड्स टू D आ रही है। सर आ रही है सर वो भी। सर एसी का क्लोजर कैसे निकालेंगे इसमें? एसी का क्लोजर कैसे निकालेंगे? एसी का क्लोजर कैसे निकालते हैं यार? सर AC निकालते हैं का पर एसी का क्लोजर तो एसी हाँ विदाउट। सर ठीक है। सर एसी से डी नहीं लेंगे, बट एसी को तो खुद तो लेंगे ही ना सर। बिल्कुल, इसमें आएगी आपका रिजल्ट A टेंड्स टू B, C टेंड्स टू B, D टेंड्स टू A, D टेंड्स टू C एंड AC टेंड्स टू D। 5 FD आ रही है इसमें। यस सर यही आ रही है सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप 2-4 क्वेश्चन और कर लेना इसके, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चले हम, अगर किसी का कोई Yes, डाउट sir. ना हो तो। ओके चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का की प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी गेट के एग्जाम देखे हैं वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, इसलिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, सो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज है क्या। प्रॉपर्टीज ऑफ डीकम्पोजिशन। देखो, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई भी रिलेशन आपको दिया हुआ है उसको आप डीकम्पोज करना, मतलब उसको तोड़ना। तोड़ने का मतलब है एक रिलेशन के अंदर मान के चलो 5 एट्रीब्यूट है ABCDE। अब उस रिलेशन को आप ब्रेक करते हो तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है ABCDE। अभी मैं FD की बात नहीं कर रहा, मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ। मान के चलो इसको मैंने रिलेशन R1 में तोड़ा जिसके अंदर ABC था, और एक रिलेशन R2 बना दिया जिसके अंदर है CDE। तो हम डीकम्पोज करते हैं, कहने का मतलब है एक रिलेशन को आपने ब्रेक किया, स्प्लिट किया, डीकम्पोज किया। डीकम्पोज करने के बाद आप चेक करोगे कि ये जो डीकम्पोजिशन हुआ वो वापिस अगर मैं मर्ज कर दूं, क्या ये R को कन्वर्ट कर रहा है? इसको अगर मैं यूनियन कर दूं, क्या ये रिलेशन R में कन्वर्ट हो रहा है? अगर हो रहा है मतलब बिफोर कन्वर्जन और आफ्टर कन्वर्जन दोनों में रिजल्ट अगर R और R है तो इसको बोलते हैं हम लॉसलेस डीकम्पोजिशन। That means there is no loss. If before conversion, before decomposition and after decomposition both of the relation are same, then there is no loss, that is equivalent, or that decomposition is known as lossless decomposition. Lossless मतलब there is no loss। और अगर बिफोर डिकम्पोजिशन और आफ्टर डिकम्पोजिशन मीनिंग कहीं ना कहीं एक रो या कहीं ना कहीं एक एट्रीब्यूट लॉस हो जाता है तो उसको बोलते हैं
लॉसी डिकम्पोजिशन। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है लॉसलेस और एक होता है लॉसी। लॉसी का मतलब देयर इज ए लॉस समवेयर एल्स, मतलब डिकम्पोजिशन करने के बाद उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। और लॉसलेस का मतलब है देयर इज नो लॉस आफ्टर डिकम्पोजिशन, और बिफोर डिकम्पोजिशन दोनों सेम है तो उसको लॉसलेस हो गया। आई थिंक क्लियर होगा, ये स्टेप क्लियर हो गया है, मतलब डेफिनेशन क्लियर हो गई है इसकी, लॉसलेस एंड लॉसी। क्लियर है, आगे चलें। यस सर। यस सर। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, जो डेफिनेशन होती है इसकी उसमें चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो एक रिलेशंस, काफ़ी सारे रिलेशन है R1 टू Rn, यहाँ पर रिलेशन दिए हुए हैं। तो एक रिलेशन को डिकम्पोज किया, इसमें डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर relation R decompose into R1, R2, R3 and Rn. R1, R2, R3 and Rn। तो यहाँ पर इन जनरल अगर हम देखें तो R1 यूनियन R2, R2 यूनियन R3 सबका यूनियन करते हुए, ये यूनियन का सिंबल होता है आपका Rn, सभी का रिजल्ट या तो ये ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा किसके, R के। तो ये कहता है कि अगर लॉसलेस की बात करें, लॉसलेस की बात करें तो लॉसलेस का मतलब क्या है, R1 यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन रिजल्ट यूनियन ऑफ Rn इक्वल टू किसके होगा, R की। और लॉसी की अगर हम बात करें तो R1 यूनियन R2 यूनियन ऑफ दिस वन Rn ग्रेटर देन होगा किसके, R। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि आपकी बनाई हुई है लॉसी एंड लॉसलेस। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये डेफिनेशन के हिसाब से भी और मीनिंग के हिसाब से भी। जब हमें मीनिंग क्लियर होता है ना तो उसकी सिंबॉलिक फॉर्म कितनी भी बन जाए हम बहुत इजीली उसको गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज डिकम्पोजिशन। आगे चलें, आगे चलें। अब एग्जांपल देख Yes, लेते sir. हैं, जो आपके गेट में क्वेश्चंस आते हैं उनको देख लेते हैं एक लॉसी बार। में तो लेस देन आर नहीं होगा, हैं? लॉसी में लेस देन आर नहीं होगा। देखो डियर, मैं आपको बता दूं, हमें ना चीजों को याद नहीं करना, हमें मीनिंग को समझना है। लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। सर लॉसी में तो हम ये चेक करेंगे ना कि कोई जैसे रिलेशन में अल्फाबेट हमारे ए बी सी डी है, तो अगर लॉसलेस में तो हमारे सारे अल्फाबेट आने चाहिए। अगर हम वो करेंगे यूनियन वगैरह करेंगे दो रिलेशन को, अगर एक रिलेशन को दो में तोड़ेंगे। पर सर लॉसी में तो कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं ना। नहीं हाँ, तो मतलब ज्यादा तो नहीं आएंगे, कम ही आएंगे ना। अब मैं ये जो पहले आपने बोला है ना ये बिल्कुल ठीक बोला है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इसका मीनिंग यही है, लॉसी का मतलब है, लॉसी का मीनिंग यही है। और आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वो आपकी नवाथे की डेफिनेशन है, ये जो मैंने लिखी है अभी ये नवाथे में दी हुई है, चेक कर सर लो। ज्यादा कैसे होंगे? ज्यादा भी हो सकते हैं, मान के चलो आपको एग्जाम्पल में आपको कोई इम्प्लीमेंट थोड़ा ना करना है। यहाँ पर मान के चलो एक रिलेशन दिया ABCDE और यहाँ पर बोल दिया कि R1 है ABC और R2 है DEF, क्या ये ज्यादा नहीं हुए? F नाम से एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा नहीं आ गया? सर बट एफ तो आर में है ही नहीं ना, आर को डिकम्पोज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अपनी तरफ से भी तो ऐड हो सकता है। आपको तो एक प्रैक्टिकली थोड़ा ना करना है, इसको थ्योरेटिकली समझाना है, चेक करना है ऑप्शंस में है या नहीं है। क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है ना डियर, भाई एग्जामिनर को थोड़ा ना रोक सकते हो आप कि ये सर आपने ये लिख दिया।
ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, दोनों चीज हो सकती है। और जो ये एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ लिखा हुआ है ये वाला, ये जो ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इसका मतलब है टेबल के अंदर कहीं ना कहीं रो की वैल्यू एक्स्ट्रा हो गई है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे ये बता रहा है। ये जो है ना, ये यूनियन बता रहा है। एट्रीब्यूट, बिल्कुल आपकी बात सही है, एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा नहीं हो सकते, मगर रो तो चेंज हो सकती है ना, रो तो बढ़ सकती है। अभी मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला, अभी ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। मान के चलो एक रिलेशन है जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट दे रखे हैं। यूनियन का मतलब होता है रो के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर 3 वैल्यू दे रखी है ए बी सी, ठीक है, 3 एट्रीब्यूट है। तीनों एट्रीब्यूट में यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है कुछ ना कुछ, A1 B1 C1, A1 B1 A1 B1 C1। नेक्स्ट है आपका A2 B1 C1 और थर्ड वन है A1 B2 C2। ठीक है, ये आपको एक रिलेशन में 3 वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर ये बोला हुआ है कि आपने इसको डिकम्पोज किया R1 एंड R2 में, R1 एंड R2 में डिकम्पोज किया। तो अभी मैं डिकम्पोज कर देता हूँ, R1 एंड R2। ये है आपका BA और ये है आपका A एंड C। तो दो फॉर्म में इसने चेंज किया। पर अगर आप देखो दोनों को, B एंड A, यहाँ पर वैल्यू है B1 B1 B2, ऊपर से वैल्यू आ रही है A1 A2 और A1। ठीक है, ये एक टेबल है और यहाँ पर है ये टेबल। A एंड C, A1 A2 A1 C1 C1 C2। अब मैं इसको क्या करूँगा, ज्वाइन, इन दोनों को ज्वाइन करूँगा। तो ज्वाइन करने के बाद अगर आप देखो, ज्वाइन आई थिंक आप लोगों को आता हो या मैं बता देता हूँ, R1 ऑफ R2। जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो सबसे पहले कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। कॉमन एट्रीब्यूट यहाँ पर क्या है, दोनों टेबल के अंदर A क्या है हमारा, कॉमन एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया A B एंड C। जब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो इसको मैं पिक कर रहा हूँ पहले, इस वाली रो को मैंने पिक किया और इसको मैं किसके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, R2 के साथ। तो जहां जहां पर भी कॉमन एट्रीब्यूट में A1 और A1 मैच कर गया यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। B में B1 आ जाएगा, A के अंदर A1 और C के अंदर C1। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ चेक करेंगे दूसरी टेबल में, तो यहाँ पर A2 है और यहाँ पर A1 है, मिसमैच हो गया तो इसको स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद थर्ड रो के साथ मैच करेंगे, तो यहाँ पर A1 है, यहाँ भी A1 है, तो ये मैच कर गया। तो A1 इसके कोरस्पॉन्डिंग B की वैल्यू है B1 और यहाँ पर A1 के कोरस्पॉन्डिंग C की वैल्यू है C2। ये समझ में आया पॉइंट आपको ज्वाइन करने का? फर्स्ट रो को सर पिक B2 किया, है ना, A1 के करस्पॉन्डिंग तो B2 है कहाँ पर है सर, जो आपने सेकंड टाइम किया। अरे डियर, आप समझते क्यों नहीं हो? फर्स्ट रो को हमने पिक किया है और इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं हम। यहाँ पर A1 है, यहाँ A1 से A1 मैच कर गया, तो A1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, B1, और यहाँ पर A1 के कोरस्पॉन्डिंग है C2। आप पहुंच गए हो थर्ड रो पे। थर्ड रो की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रो को R2 की सारी रो के साथ मैच कर रहे हैं हम। आया समझ में? आई थिंक आप आज यस सर, आ गया। गैलेक्सी से बोल रहे हो, नहीं तो आपका नाम मैं बोल रहा हूँ, शिव्यांशु। तो सर आशीष। नेक्स्ट आशीष, ठीक है। सो यहाँ पर है ये A2, यहाँ पर देखिए A2 है यहाँ पर, और यहाँ पर हम फर्स्ट रो के साथ चेक करेंगे, यहाँ मिसमैच हो गया। उसके बाद सेकंड के साथ चेक करेंगे, A2 मैच कर गया, तो A2 के कोरस्पॉन्डिंग B1 है, A2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, B1, और यहाँ पर A2 के कोरस्पॉन्डिंग C1। ये ज्वाइन का
एक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक होता है ज्वाइन। ज्वाइन में हम हमेशा मैच होता है तभी हम रिजल्ट में लिखते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैच हो या ना हो वो सारी की सारी वैल्यू को कंटेन करता है, तभी कहते हैं वो यूनिवर्सल सेट होता है कार्टेशियन। ठीक है, तो A2 को A2 के साथ मैच किया। अब A2 यहाँ पर A1 है थर्ड रो में, तो ये मैच नहीं होगा, फिर हम अगली रो को पकड़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट रो है A1, A1 से A1 मैच कर गया तो A1 रिजल्ट आ जाएगा। A1 के कोरस्पोंडिंग यहाँ पर है B2 और यहाँ पर है C1। फिर यहाँ पर A1 इससे चेक होगा, नहीं हो रहा मैच, इससे चेक होगा, मैच हो गया, तो A1 यहाँ पर आ जाएगा B2 और यहाँ आ जाएगा C2। ठीक है, तो इसका रिजल्ट अब हम देखें, ये बन चुका है R आफ्टर डिकम्पोजिशन। ठीक है, और ये था बिफोर डिकम्पोजिशन। इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, आर डी की फॉर्म में बोल लो इसको तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ये आर है। अब आर इक्वल टू आर डी अगर है हर एक केस में, एट्रीब्यूट के केस में भी, वैल्यू के केस में भी, तो हम कहेंगे लॉसलेस है। और आर नॉट इक्वल टू आर डी है तो हम बोलेंगे लॉसी है। अब वो एक्स्ट्रा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप A1 B1 C1 ये तो है, इसके अंदर भी है। A2 B1 C1 ये है, इसके अंदर भी है। A1 B2 C2 ये है और इसके अंदर भी है। मगर ये वाले जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये सुपीरियस है, एक्स्ट्रा आ गए। ये सुपीरियस यहाँ पर है तो इसीलिए ये लॉसी डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं और ये वैल्यू कम भी हो सकती है। मतलब ये डेफिनेशन में बोलता है कम जनरली नहीं होता, ये कम जनरली हमारे एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में होगा और ज्यादा हमारे हमेशा किसकी फॉर्म में होगा, ये एलिमेंट्स की वैल्यू की फॉर्म में होगा। तो जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये जो लिखा हुआ है ग्रेटर देन, ये जो ग्रेटर देन सिंबल लगाया हुआ है ये इसी के लिए लगाया हुआ है। ये समझ में आ गया होगा अब आपको। सर जैसे R को आपने डिकम्पोज किया तो एटलीस्ट R1 और R2 में एटलीस्ट एक कॉमन होना जरूरी है ना सर? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। काफी केसेस ऐसे हैं जहां पर वो नहीं है, क्या नाम है, कॉमन नहीं है, वो प्रॉपर्टी है, वो अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल से। अभी तो मैंने कॉमन लिया है, अभी एग्जांपल आपके आएंगे जिसमें कॉमन भी नहीं है, तो वो जो कॉमन नहीं होता वो लॉसी हो जाएगा। अगर कॉमन है तो उसकी कंडीशन है कि लॉसलेस होगा या नहीं होगा। तो पहली कंडीशन लॉसलेस की यही है कि कॉमन होना चाहिए, it should be common attribute in the relation R1 and R2। लॉसी कब होगा, अगर कॉमन ही नहीं है। दो टेबल में आपने तोड़ा, जैसे अभी क्वेश्चन आई थिंक आशीष ने किया था, ABC है उसको हमने तोड़ा R1 AB, और दूसरी टेबल है जिसके अंदर सिर्फ C है, तो डायरेक्ट हम विदाउट एनी चेकिंग हम बोल देंगे कि ये लॉसी है। क्यों, दोनों के बीच में कॉमन ही नहीं है, ये शॉर्टकट है। डायरेक्ट हम बोल देंगे कि ये जो है लॉसी है, एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे ही होंगे, इसमें कुछ ना कुछ डिलीट होगा या एक्स्ट्रा होगा, वो कभी भी आर के इक्वल नहीं आएगा अगर कॉमन नहीं है तो। ठीक है डियर, अगर कॉमन है, कॉमन एट्रीब्यूट है, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, लॉसलेस भी हो सकता है और लॉसी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉमन एट्रीब्यूट है तो लॉसलेस ही होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, और ऐसा होता भी नहीं है। कॉमन एट्रीब्यूट है, यस सर, तो समझ गया। समझ गए ना आप? यस सर। कॉमन है तो लॉसलेस भी हो सकता है और लॉसी भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब एग्जांपल कर लेते हैं इसके कुछ, जिससे कि ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन में ही काफी सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं। एक रिलेशन है R ABCDE, ठीक है, 5 एट्रीब्यूट है और उसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी भी ध्यान रखना, तभी आप चेक कर सकते हो फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो ही चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल को छोड़ो, पहले एक बार कंसेप्ट को पूरा कर दूं मैं, एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट लॉसलेस वाला कंप्लीट कर देते हैं। एफडी के अंदर कैसे चेक होगा, अभी तो मीनिंग समझाया था मैंने। डिकम्पोजिशन, ये डेफिनेशन है लॉसलेस की, क्योंकि देखिए लॉसलेस अगर आपको जनरली
क्वेश्चन के अंदर लॉसलेस ही पूछा जाता है। मगर एक बार समझ में आए ना, कभी भी भूलोगे नहीं। अगर जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं R को R1 एंड R2 में, वो लॉसलेस कब होगा? इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन इफ एंड ओनली इफ, पहली चीज जो अभी आशीष ने पूछी थी कि यहाँ पर R1 यूनियन R2 क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। पहली चीज तो ये है भाई, आपने R1 में तोड़ा, R2 में तोड़ा, तो उसके अंदर कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। दोनों को अगर यूनियन करें हम तो वो R के इक्वल आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट। जैसे कि R के अंदर A B C D है और R1 में तोड़ दिया A B, R2 में तोड़ दिया C D, तो दोनों को यूनियन करा तो A B C D आ गया ना। तो पहली चीज तो ये कहता है कि यूनियन जो है वो R के इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पर लिख लो कि कोई भी एट्रीब्यूट उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। नो एट्रीब्यूट ऑफ R शुड बी लॉस्ट। कोई भी एट्रीब्यूट उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। और दूसरी इक्वेशन, दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, क्या जो चेक करता है, ये तो यूनियन तो हो जाता है, R के इक्वल हो जाता है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ABCD, ये वाला एग्जांपल था ABCD, और इसके अंदर हमने रिलेशन है R, इसको हमने तोड़ा, इसमें है AB और इसमें है CD, तो इसके अंदर भी अगर आप यूनियन करोगे तो ABCD आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी तो वहां भी सेटिस्फाई हो जाएगी। मगर दूसरी मेन प्रॉपर्टी है क्या? R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2। R1 और इंटरसेक्शन R2 जो कॉमन एट्रीब्यूट की बात करी थी, वो या तो R1 में से होगा या फिर वो इंटरसेक्शन R2 का होगा। तो ये कहता है कि यहाँ पर R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 के अंदर दैट इज ए सुपर की ऑफ R, सुपर की ऑफ R1, और यहाँ पर हो सकता है R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 इज सुपर की ऑफ R2, सुपर की ऑफ R2। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। इसका मतलब थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि R1 इंटरसेक्शन R2, जब मैंने R ABCD दिया, इसको मैंने ब्रेक किया, R1 ये है ABC और ये है R2 CD, ठीक है डियर। तो यहाँ पर कॉमन एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन क्या है? R1 इंटरसेक्शन R2 का मतलब क्या है? कॉमन एट्रीब्यूट। तो R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 में यहाँ पर अगर हम देखें कॉमन एट्रीब्यूट है क्या? C, C इज द कॉमन एट्रीब्यूट। तो ये कहता है जो ये C कॉमन एट्रीब्यूट है, ये या तो इसका सुपर की हो R1 का, इसका नहीं है तो या फिर C जो है वो R2 की सुपर की होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक का है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते। कहने का मतलब है जिसका हमने डिकम्पोजिशन किया उसका जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो R1 का सुपर की हो या R2 का सुपर की हो, दोनों में से किसी एक की सुपर की होनी चाहिए। सुपर की का मतलब क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि कैंडिडेट की है तो भी वो सुपर की होगा। सुपर की का मतलब C का क्लोजर निकालो, वो CD जनरेट होना चाहिए। अगर इसकी सुपर की है तो कैसे होगा? C प्लस निकालो, C और D आना चाहिए इसमें। यहाँ पर अगर सुपर की है तो यहाँ पर C प्लस निकालो तो वो क्या आना चाहिए? A, B और C। दोनों में से किसी ना किसी एक की सुपर की होनी चाहिए। पहला पॉइंट है दोनों का यूनियन करो, R1 और R2 का, उसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट देखो, कॉमन एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालो और वो या तो R1 का सुपर की हो या R2 की सुपर की हो। दोनों में से किसी भी एक की सुपर की है तो सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो वो लॉसलेस हो। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जो मैं बताना चाह रहा था उससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जो मैंने अभी
लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ए बी सी डी ई 5 एट्रीब्यूट है, फंक्शनल डिपेंडेंसी जरूर दी होगी तभी आप बता सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है ए बी डिराइव सी, सी डिराइव डी एंड बी डिराइव ई। ठीक है, तो इसके अंदर पहला डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, डिकम्पोज्ड। पहला डिकम्पोजिशन है ए बी सी सी डी। तो देखिए यहाँ पर पहला डिकम्पोजिशन ये दिया हुआ है, तो इसके अंदर देखो ए बी सी ये R1 है, ये दूसरा डिकम्पोजिशन है R2। डजंट मैटर नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, कोमा है तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन है, मीनिंग भी बता रखा है इसमें। ठीक है डियर, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ अगर आप देखो तो क्या आया हुआ है, ए बी सी सी डी कॉमन एट्रीब्यूट है, मगर कॉमन से पहले ये देखा करो यूनियन करने के बाद कोई लॉस तो नहीं हो रहा। ए बी सी डी और रिलेशन के अंदर क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये कौन सा ज्वाइंट डिकम्पोजिशन होगा, लॉसी, लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन होगा। क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ पर ई जो है वो लॉस्ट है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही लॉसलेस की। क्लियर है पॉइंट, ई Yes, लॉस्ट sir. हो रखा है तभी ये लॉसी डिकम्पोजिशन है। अगर वो लॉसलेस नहीं है तो क्या होगा, लॉसी होगा। दूसरा देखते हैं, डिकम्पोज, इसी एक एग्जाम्पल में मैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल ले लूंगा विद द हेल्प ऑफ यही रिलेशन और यही फंक्शनल डिपेंडेंसी, ए बी सी डी ई। अब बताइए ये लॉसी होगा या लॉसलेस, लॉसी होगा लॉसी होगा। क्यों, सर, इंटरसेक्शन तो सुपर की किसी का भी नहीं आ रहा। हाँ सुपर की नहीं आ रहा, या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि इसमें कॉमन एट्रीब्यूट ही नहीं है। सुपर की तो बाद में आएगा, सुपर की तो बाद में आएगा ना, अभी तो इसमें वो ही नहीं है, समझ रहे हो। यस सर। सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। मैं मतलब अभी फोन आ गया था इसलिए म्यूट कर दिया। तो देखिए ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, दैट्स वाई ये क्या हुआ है आपका, लॉसी। ठीक है डियर, ये आई थिंक आशीष का बीच में क्वेश्चन भी था तो वो समझ में आ गया होगा। थर्ड है इसी के अंदर डिकम्पोज अगर है ए बी सी सी डी ई। अब देखिए ये लॉसलेस है या लॉसी है, देखते हैं। उसके अंदर दो प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी R1 यूनियन R2 इक्वल टू R है या नहीं है, है Yes, या sir, नहीं है, है. ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तभी आपको सेकंड प्रॉपर्टी देखनी है। ध्यान रखना, अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो डायरेक्टली यू से लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन, क्योंकि देयर इज नो नीड टू मूव सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर देखिए R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2, R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 क्या आ रही है वैल्यू, C आ रही है। C. ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, C का क्लोजर निकालेंगे। ठीक है, C का क्लोजर अगर हम देखें ABC है, प्लीज ध्यान रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। ABC है तो यहां पर कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें आएगी, R1 के अंदर AB डिराइव C आएगा। भाई यही वाले तो एट्रीब्यूट आएंगे, ABC है ना इसमें R1 के अंदर। तो ये तो पूरा एक कंप्लीट सेट दे रखा है FD का, इसमें कौन कौन सी FD इसके अंदर आएगी, ABC के अंदर। ABC का मतलब क्या है,
एक रिलेशन है ये एबीसी जिसमें कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ए बी डिराइव सी। क्या ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी इसके अंदर आएगी एबीसी के अंदर, सेकंड वाली? यस सर। नहीं आएगी डियर, नो सर। नहीं आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर डी एट्रीब्यूट नहीं है एबीसी के अंदर, ठीक है। तो ओके सर, एबीसी ओके। के अंदर सी डी क्यों आएगा, सी डिराइव डी क्यों आएगा? सर जो Yes, sir, नहीं थर्ड आएगा। है जैसे बी इम्प्लाइज ई लिखा है तो ये किस में आएगा फिर? ये किसी में भी नहीं आएगा, यही मैं बताना चाह रहा था। क्योंकि B is the part of first relation and E is the part of second relation. That's why B derive E doesn't contain in any relation after decomposition. ठीक है। तो C derive D किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। गुड। तो C का जो क्लोजर होगा वो क्या आएगा, बता सकता है आप कोई? सी का क्लोजर इन दोनों एफडी में, सर इन सी। दोनों एफडी के अंदर मैं बात करता हूं सी डी ई की, मैं बात करता हूं सी डी ई। तो सी डी ई में सी का क्लोजर अगर मैं निकालूं तो सी के क्लोजर में क्या आ जाएगा? सी कोमा डी, ठीक है, सी कोमा डी। तो सी इज द सुपर की ऑफ दिस रिलेशन और नॉट? C is the super key of this relation or not? No, sir. यस सर। यस सर। No. Why? Super key क्या होती थी? When the closure contains all attributes of the relation R, then you can say that attribute is a super key. तो क्या इसके अंदर C D E आया हुआ है? रिलेशन में तो C D E है ना? क्या C के क्लोजर में C D E आया हुआ है? No, sir. नहीं नो आया। सर। नहीं आया हुआ। तो why you say C is a super key? You directly say ना C is not a super key. Yes, sir. ठीक है। So C is not a super key of this relation. Now you can check C is a common attribute. Now you check in the first relation C is a super key of this relation. Maybe you can check only by with the help of simply FD. तो C के क्लोजर में क्या आएगा? यहाँ से C आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये सुपर की नहीं है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या हो रही है? फेल हो रही है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रही थी, मगर सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ये भी डिकम्पोजिशन हमारा क्या हो जाएगा? लो सी। ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. गुड। तो मैं इसको रब कर दूं, अब इसी में ही मैं आगे क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. देखिए फोर्थ इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन है, अगर मैं डिकम्पोजिशन कर देता हूं, डिकम्पोज ए बी सी डी एंड बी ई। अब बताइए इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी R1 यूनियन R2 क्या R के इक्वल है? बिल्कुल है, Yes, sir. है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 क्या आ रहा है? B आ रहा है, B आ रहा है ना। R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 B आ रहा है, तो B का क्लोजर निकालेंगे हम। B का क्लोजर इस वाले में ये वाली एफडी कंटेन करेगा, तो B का क्लोजर निकाल दो। B आ रहा है, अगर सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं B इज ए सुपर की ऑफ दिस रिलेशन। Yes, sir. अगर ये सुपर की है तो डायरेक्टली यू से सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द लॉसलेस।
ठीक है डियर, ये समझ में आ गया? यस सर आ गया। गुड। सो नेक्स्ट और कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। अभी मैं डिकम्पोजिशन को बढ़ाऊंगा। अभी तो 2 रिलेशन ले रहे हैं, आप 3 रिलेशन भी लेके चलेंगे। अभी 1-2 एग्जांपल 2 के और कर लेते हैं। देखो ABC, अब मैं सिंपल ये लिख रहा हूँ ABC सर और इसमें बी जो अभी आपने एग्जांपल बताया, इसमें बी को हम सुपर की कैसे कह सकते हैं? ए तो हम कहीं भी नहीं गेट कर पा रहे ना। नहीं डियर, देखिए आप पॉइंट को समझिए। दिस इज द रिलेशन R1 एंड दिस वन इज द रिलेशन R2। तो R2 के अंदर B एंड E है ओनली, ए तो है ही नहीं ना यहाँ पर। ओके ओके सर, ठीक है। ठीक है, सुपर की का मतलब है कि रिलेशन के जितने भी एट्रीब्यूट है, तो दैट इज ऑल्सो ए रिलेशन R2। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ABC एंड ABDE। तो पहले हम करेंगे यूनियन R1 यूनियन R2। तो ABC यूनियन ABDE, तो ये आ जाएगा ABCDE। तो ये हमारा जनरेट कर रहा है R, तो ये करेक्ट है। दूसरा R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2, क्या आ रहा है यहाँ पर? R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 AB आ रहा है। ठीक है डियर, अब AB का क्लोजर निकालेंगे हम। AB का क्लोजर निकाला तो क्या ये वाली FD इसके अंदर आएगी ABC में? बिल्कुल आएगी। तो AB का क्लोजर निकालेंगे तो क्या आ गया? AB एंड C, AB एंड C इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है AB। तो हम कह सकते हैं कि AB इज सुपर की ऑफ रिलेशन R1। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट? यस सर। वेरी गुड। तो अगर ये सेटिस्फाई कर गए हैं दोनों, तो ये भी आपका रिलेशन डिकम्पोजिशन लॉसलेस होगा। सर सपोज जैसे ये कॉमन आया है ए बी, लेकिन अगर कोई इनमें से जैसे बी ही मतलब उसका क्लोजर जो है सारे एलिमेंट्स दे देता है, सारे एट्रीब्यूट्स दे देता है। मान के चलो यहाँ पर A नहीं होता, ये कहना चाह रहे होंगे आई थिंक। नहीं सर, कॉमन अगर ए बी ही आता, हाँ, लेकिन अगर बी का क्लोजर सारे एट्रीब्यूट्स दे देता, ऐसा हो सकता है? डजंट मैटर डियर, क्योंकि हम यहाँ पर कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं। सुपर की तो भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि बी के क्लोजर में ही सारे एट्रीब्यूट आ जाते हैं ABC। यस सर। ठीक है, आगे सर। बी कोई कैंडिडेट की या सुपर की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। बी के साथ जो भी जोड़ोगे वो भी तो सुपर की होगा। हम तो Yes. बात कर रहे हैं कि कॉमन एट्रीब्यूट आपका सुपर की होना चाहिए। यहाँ कैंडिडेट की और सुपर की बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना? यस सर। गुड, चलो इसी के अंदर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब 3 रिलेशन का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जो अभी मैं लिखूंगा। तीनों में हम 1 by 1, ये ध्यान रखना, आपको तीनों को साथ साथ पिक नहीं करना। आपको क्या करना है? अप्लाई ऐसे ही करना है जैसे तरीका है। तो देखिए यहाँ पर एक R1 है ABC, R2 है CD और R3 है DE। इसी एग्जांपल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ABC को यहाँ पर देखेंगे हम, तो इसमें सबसे पहले आपके ऊपर है, दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? C कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है C। तो मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया इस रिलेशन का R1 2, 1 इसका उठा लिया, 2 इसका उठा लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है कि इनके अंदर ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो फर्स्ट कोई नहीं सेटिस्फाई कर रहा। फर्स्ट ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नहीं 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 डियर, ये ध्यान रखना, एक रिलेशन को 3 रिलेशन में तोड़ा है।
तो तीनों को कंबाइन करेंगे, वो जो फर्स्ट के लिए चेक करना है, पहली जो प्रॉपर्टी चेक करनी है वो तो तीनों की चेक करनी है, R1 यूनियन R2 यूनियन R3। क्या R के इक्वल आ रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रही है ना, क्योंकि R को ही हम R1 R2 R3 में तोड़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं बोला इसने R1 और R2 के बाद R3 आ रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर गई। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम दो दो रिलेशन को उठाएंगे। कैसे? R12 इसमें कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? C है। दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? R1 और R2 में कॉमन एट्रीब्यूट है C। C का क्लोजर निकाला हमने, तो C के क्लोजर में C और D आ गया, ऊपर देखो CD आ गया, तो CD इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो C इज द सुपर की ऑफ R2, देन यू सिंपली कंबाइन इट। बात समझ में आई आपको? ABC CD दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? इतना समझ में आया? इस सेकंड प्रॉपर्टी के लिए चेक कर रहे हैं हम, दो को कंबाइन करेंगे। यस सर। ठीक है, अब ये जो रिलेशन आया और ये जो बचा हुआ था इसको कंबाइन कर देंगे हम। इन दोनों में देखो R12 और R3 दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? D है। दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? D। ये बात समझ में आ रही है? D is the common attribute of this one. You simply find out D is a super key of R12 और R3। तो D का क्लोजर निकालेंगे हम। D का क्लोजर में क्या आ रहा है? सिंपल D आ रहा है, तो ना तो ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है, DE नहीं आया, और ना ही ABCD आया, तो डायरेक्टली यू से दैट डिकम्पोजिशन इज लॉसी, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। सर जब हम लॉसलेस और लॉसी का इंटरसेक्शन करेंगे तब क्या आएगा? लॉसी। लॉसी और लॉसलेस का इंटरसेक्शन, जी। लॉसी और लॉसलेस का इंटरसेक्शन कुछ हजम नहीं हुआ, मतलब सर लॉसलेस ही तो आएगा, अभी तो लॉसलेस आएगा ना। सर जैसे फर्स्ट जो आपने पार्ट बताया उसमें तो लॉसलेस आ रहा है, अब जो सेकंड है ये लॉसी आ गया, तो इन दोनों का भी तो इंटरसेक्शन है ना, R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3 है ना, तो अब इन दोनों का जो दोनों का रिजल्ट आया उनका भी इंटरसेक्शन करेंगे तो नहीं। देखो देखो, दो चीज अलग अलग है डियर, आप दोनों को कंबाइन कर रहे हो, मतलब मिक्स कर रहे हो। मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिलेशन आपके ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि R1 R2 और R3 तीन रिलेशन जब आ जाते हैं तो प्रोसीजर मैं बता रहा था शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है जो मैंने समझाया। कोई भी दो रिलेशन को पिक करो, उसका कॉमन एट्रीब्यूट निकालो, जो प्रोसीजर आप अप्लाई पहले कर रहे थे वही प्रोसीजर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। अब आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि आपको ये चेक करना है, कहीं पर भी लॉसी अगर आ गया, कहीं पर भी, जो आपका आंसर है वो मैं आप समझ पा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन आपका आप समझ पा रहा हूँ मैं, कि लॉसी अगर मान के चलो इन दोनों को कंबाइन किया और लॉसी आ गया, ठीक है जी, इन दोनों को कंबाइन किया लॉसी आ गया, उसके बाद आपको चेक ही नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कह देना है कि लॉसी ही रिजल्ट होगा, कहीं पर भी लॉसी आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर चेक किया तो ये लॉसलेस था, अब आगे चेक किया तो ये लॉसी है, तो रिजल्ट तो लॉसी हुआ ना। और मान के चलो यहाँ लॉसलेस ना होके लॉसी होता तो मैं डायरेक्टली कह देता कि भाई ये लॉसी रिलेशन है, मतलब आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया ना वो तीन रिलेशन के ऊपर आया है, दो रिलेशन के ऊपर नहीं आया। तो तीन हो, दो हो, चार हो, कितने भी रिलेशन हो, कहीं पर भी अगर लॉसी रिजल्ट आ रहा है तो लॉसी रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया पॉइंट? तो लॉसी इंटरसेक्शन ऑफ लॉसलेस, लॉसी वर्ड जहां भी आ गया लॉसी ही रहेगा, लॉसलेस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नहीं है, आई थिंक क्लियर नहीं हुआ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो रिलेशन है आपका ABCDEF, फंक्शनल डिपेंडेंसी ये वाली दे रखी है, B टेंड्स टू E, CD टेंड्स टू F। डिकम्पोजिशन दे रखा है आपका ABC, फिर
DE CDF ABD। अब देखो, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, पहला और दूसरे में कोई कॉमन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, पहले और दूसरे में कॉमन नहीं है तो तीसरे और चौथे में नहीं होगा, तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी इसको कंबाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो ABC और ABD में कॉमन एट्रीब्यूट AB है, तो हमने मैक्सिमम कॉमन एट्रीब्यूट को कंटेन किया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि सुपर की निकलने के, मतलब दो रिलेशन के अंदर मैक्सिमम एट्रीब्यूट आपके कॉमन आने चाहिए। लेने को आप इसको और इसको भी ले सकते थे, फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते थे, इसमें भी कॉमन एट्रीब्यूट C है, मगर मैं क्या कह रहा हूँ, आप वो रिलेशन को पिक करो, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट टू फाइंड आउट द कॉम्पिटिटिव आंसर करेक्ट वे में। तो हम कॉमन एट्रीब्यूट हमेशा मैक्सिमम को फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम को चेक करेंगे पहले। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, AB का क्लोजर, कॉमन एट्रीब्यूट है AB, तो AB का क्लोजर निकाला तो क्या आ गया, ABC आ गया, तो AB इज ए सुपर की ऑफ फर्स्ट रिलेशन, देन यू सिंपली कंबाइन इट ABCD, तो ये रिलेशन आ गया, ये R1 था मान लो, ये R4 था, तो ये रिलेशन आ जाएगा R14। ठीक है डियर। अब उसके बाद देखेंगे इसको और इसको कंबाइन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमन एट्रीब्यूट है D, तो ये हो जाएगा आपका R23, कॉमन एट्रीब्यूट है D का क्लोजर निकालेंगे तो DE आ जाएगा यहाँ से, तो सुपर की इस रिलेशन की हो गई, तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा CDEF। इतना समझ में आ गया सबको, जल्दी से हाँ बोलो या ना। यस सर। ठीक है जी। अब ये दो रिलेशन आ चुके हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है CD, तो CD का क्लोजर निकालेंगे, CD का क्लोजर हमने निकाला तो क्या आ गया, CDF। ठीक है जी, और जस्ट बिकॉज ऑफ D यहाँ पर E भी जनरेट हो रहा है, तो E भी आ जाएगा। ठीक है, तो CD के क्लोजर में CDFE आ गया, जो कि इसके अंदर कंटेन हो रहा था, तो CD इज ए सुपर की ऑफ दिस रिलेशन, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, चारों रिलेशन का कंबाइन करके क्या वो R के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, चारों एट्रीब्यूट इसके अंदर आ रहे हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा लॉसलेस। ये मैंने बिगेस्ट एग्जांपल लिया है, जो कि आई थिंक आप लोगों को कॉमन एट्रीब्यूट को निकाल के फाइंड आउट करके कर सकते हो। ठीक है डियर, समझ में आ गया आप लोगों को। सर कॉम्बिनेशन तो किसी के भी बना सकते हैं। हाँ किसी के भी बना सकते हो डियर, ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा, आप चेक कर लेना, आप इसको R1 और R3 लेके चल लेना, R1 R3 का कॉम्बिनेशन और R2 और R4 का कॉम्बिनेशन, कैसे भी कर सकते हो, कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब जब यहाँ पर कॉम्बिनेशन R1 और R4 को देखा कॉमन आ रहा था, तो कॉमन आने चाहिए, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से लॉसलेस को लॉसी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, सभी को क्लियर है डियर। यस सर। ठीक है, तो ये लॉसलेस और लॉसी यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि कल होगी। ठीक है, इतना ठीक होगा आज के लिए, या आगे चलें हम, क्योंकि वो टॉपिक और ये टॉपिक थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल हम इसको क्लास को रख सकते हैं। सर कल मॉर्निंग में लोगे? नहीं, कल भी इवनिंग में ही इवनिंग ही रखेंगे, रख लीजिए सर फिर। इवनिंग में ही रखेंगे, क्योंकि अभी एक दिन के लिए करना तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो इवनिंग आप लोगों की ओएस वाली क्लास फिक्स है क्या, 5 से 7 बजे या 7:30 तक? सर आप कितने बजे से लेना चाहते हो हम बोल देंगे। कल मैं लेना चाहता हूँ, मतलब कुछ इस टाइप की हो जाए, 3 बजे से दोपहर को, 3 से 5।
ले लो सर, 3 से 5 ले लो। यस सर 3 से 5। 3 से 5 अगर आप लोग सभी एग्री करते हो तो 3 से 5 ले लो ना। हाँ जी सर, ले लो। ठीक है, यस सर। ओके। तो जो ओएस की क्लास है वो 5 o'clock स्टार्ट होती है ना आप लोगों की? सर 5:10 पे होती है। आप अच्छा, 3 से 5 ले लेना ना सर, तो आप 5 बजे खत्म कर देना। इसमें एक थोड़ा सा ये रहेगा कि कभी ऐसा ना हो हमारे डिपार्टमेंट की मीटिंग हो जाती है 4:15 पे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है, कई बार होती है वो। सर फिर तो आप चेंज मत करिए, फिर वही रहने दीजिए। 7:30 ही रहने दो, क्योंकि मेरे को भी प्रॉब्लम हो जाए फिर, प्रॉब्लम इन द सेंस मीटिंग अगर हो गई तो फिर वो रन टाइम पे चेंज करना पड़ेगा। ओके सर, फिर वो 7:30 पे ले लो आप। ये भी ठीक है सर, टाइम इसमें मतलब ऐसा तो कोई, यही रहने दीजिए सर फिर। ये टाइम ठीक है, 7:30 ही रखते हैं। इन केस कभी 2-3 दिन का इकट्ठा हुआ तो चेंज कर लेंगे हम। व्हाट्सएप पे मैं हूँ ही, ओके अब व्हाट्सएप पे मैं जुड़ चुका हूँ, तो उसमें मैं मैसेज कर दूंगा अगर रन टाइम पे चेंज हुआ तो, ठीक है ना। ओके सर। वैसे आप लोगों की ओएस की क्लास कब से चल रही है? सर लास्ट लास्ट का ही है बस, उसका भी सर अब खत्म होने वाली है, 2 क्लासेज और है उसकी। 1-2 क्लास और बस। अच्छा, वो खत्म होने वाली है, अप्रैल से चल रहा है क्या ये सेशन? अप्रैल से चल रही होगी आपकी। यस सर। अच्छा, चलो कोई नहीं, हम भी कोशिश यही करेंगे कि डेली क्लास रहे, जिससे कि हमारा सिलेबस भी कंटिन्यू रहे, कहीं ब्रेक ना हो, ठीक है। ओके सर, सकल 7:30 फिर। हाँ 7:30, ठीक ओके है सर, ना। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके डियर, टेक केयर टू ऑल, सेफ रहो, घर पे रहो और अच्छे से रहो। चलो मिलते हैं कल सेम टाइम पे, बाय बाय, गुड नाइट।